यदि आप भी वर्तमान में क्लास 12 में अर्थात कि कक्षा 12वीं में स्टडी कर रहे हैं और आपका एक विषय हिस्ट्री आप लिए हैं, मतलब इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो इतिहास का मैं आज आपको 50 गेस प्रश्न देने जा रहा हूं, जिस प्रश्न में से इस 50 में से सीधे सीधे एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिस्ट्री में पूछा जाएगा, 50 का आपको जवाब देना है। जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, उसी रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस कभी भी क्लास को देखें, आराम से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके, और हिस्ट्री अगर आपका विषय है तो इन प्रश्नों को जरूर रट जाइएगा क्लास में। चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न और उसका सही उत्तर। 50 में सीधे प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा करें तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ नहीं रहे। तो आपको भी प्रश्न का अगर उत्तर मालूम होगा तो कभी भी क्लास को देखें, आप उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, और नहीं मालूम होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा कि मैं बोला कि क्लास 12 के हिस्ट्री का जो सबसे गेस प्रश्न है, जिसकी पूछे जाने की संभावना आपके पेपर में सबसे ज्यादा है, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए आते हैं सीधे प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। कह रहा है आपसे प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है, शुरू में ही मिलेगा एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो सभ्यता है तो हम लोग पढ़ते हैं, वैसे मैं पूरा हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाया भी हूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, मतलब कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, तो कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे, तो कॉपर एज का है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर मिल गया आपको सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहां से मिले हैं। जो ग्रेट बाथ टब मिला है वो कहां पे मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कुछ भी पूछे तो मोहनजोदड़ो अर्थात कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियां। तो ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल है वो कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, इससे हमेशा प्रश्न पूछता है। कभी पूछेगा हड़प्पा किस स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, अभी पूछ रहा है आपसे वर्तमान में कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल इज सिचुएटेड नियर विच रिवर। सिंधु है, ब्यास है, भोगवा है, रावी है। जल्दी से बताएंगे सही उत्तर क्या होगा, तो भोगवा नदी के किनारे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, 50 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहा हूं, ध्यान से गेस प्रश्न, जल्दी से इसको रटते चलेंगे। कह रहे मगध की राजधानी कहां थी। जो मगध हम लोग आपका मतलब जो मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जहां पे काफी शक्तिशाली हुआ करता था, सिकंदर के बाद जब सिकंदर के आक्रमण के जो समकालीन जो काल था आपका, उसी समय की बात हो रहा है। तो कह रहे मगध की राजधानी कहां पे थी आपसे पूछा जा रहा है, तो पाटलिपुत्र। आप जानते हैं ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये सब विद्यार्थी जानते हैं कौन है, कौटिल्य चाणक्य है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र देखिए भले ही इसका नाम है कि अर्थशास्त्र, यहां पे देख रहे हैं इंग्लिश में भी इसका नाम क्या दिया है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स नहीं दिया है, अर्थशास्त्र दिया है, लेकिन इसमें पूरा राजनीति पे है और इतिहास पे, मौर्य साम्राज्य की इतिहास की भी से जानकारी मिलता है और पूरा राजनीति विषयक बात इसमें बताया गया है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। तो 5 का ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो अशोक के किस मतलब कि अभिलेख, जो अशोक के काफी ज्यादा अभिलेख की खुदाई हुआ है, तो उसमें पूछ रहा है कि कितने नंबर वाला अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां जो अशोक का शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 13वें अभिलेख में। चलिए कलिंग युद्ध आप समझ रहे हैं, जिसमें पद्मा से लड़ाई हुआ था। इसके बाद जो है अशोक इसमें डायलॉग है जो कहता है कि आपका मैं स्त्रियों पे शस्त्र नहीं उठाता, और वहीं से उसका मतलब कि जीवन में काफी टर्निंग पॉइंट शामिल हुआ, आप पढ़े भी होंगे। चलिए यहां पे जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हु रोट द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के मतलब कि रचनाकार कौन है, आपसे प्रश्न यही पूछा गया है। ऑप्शन गौर करेंगे तो है बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन, तुलसीदास। तो हरिसेन थे, इसीलिए ऑप्शन सी याद कर जाएंगे। कह रहा है आपसे महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत में कि पाली में कि प्राकृत में कि हिंदी में। तो आप जानते हैं महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, तो ऑप्शन ए में। सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस रह रहा हूं यहाँ पे, जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। करें मनु स्मृति
किसकी रचना है? हु वॉज द ऑथर ऑफ मनुस्मृति? मनुस्मृति के रचनाकार कौन है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मनु है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी चीज बताया गया है मनुस्मृति। सभी क्या है कि आप जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ऐतिहासिक स्रोत, तो उसमें मनुस्मृति में उस समय के जीवन काल के बारे में, जैसे चाणक्य का आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो उस समय मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है, तो ये सभी ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इसका मनु हो गया सही उत्तर। करें, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया कि उत्तर क्या होगा? 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। चलिए अगला प्रश्न करें, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के, कि काला अशोक के, कि अशोक के, कि कनिष्क के? जल्दी से बताएंगे 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ये जो हुआ था अजात शत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति पूछा है तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा आपके 11 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महावीर स्वामी नया पॉलिसी क्या बनाते हैं? तो ब्रह्मचर्य को जोड़े थे, और पहले से अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह था ही, तो ऑप्शन बी। आप जानते हैं महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही उत्तर 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, करे पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। हाउ मेनी पुराण्स वाज देयर? तो 18, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुराण की संख्या 18 है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, ये दोनों प्रश्न का उत्तर 18 ही होता है, और ये दोनों प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछेगा, इस साल भी पूछे जाने की संभावना, इसलिए दोनों प्रश्न हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का जो स्तूप आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो आप जानते हैं बुद्धिज्म से है, मतलब बौद्ध धर्म से है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्तूप के बारे में चर्चा कहां पे? बौद्ध धर्म पे है। बौद्धों का जो काफी एक पवित्र स्थल होता है स्तूप, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी तो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में भी इस पे है। देखिए अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता रहा हूं, अगर आपका डिमांड आता है, क्लास को लाइक शेयर आप लोग करते हैं हर जगह, तो आप अगर बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सोचिए अगर हम सब्जेक्टिव प्रश्न में आईने अकबरी के बारे में पढ़ना सीख लिए, लिखना सीख लिए उत्तर, तो वहां से सब्जेक्टिव भी हमारा कंप्लीट हो गया, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए सब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होता है पढ़ना, तो उसका भी डिमांड आएगा। तो इसका कुछ गेस प्रश्न, अब तो परीक्षा में कम समय, तो गेस प्रश्न इतना हम लोग कर लेंगे कि 15 आपको लघु उत्तरीय लिखना है और 4 दीर्घ उत्तरीय, तो उसी से टकरा जाए, बस इतना ही अपने को टारगेट लेके चलना है। चलिए यहां पे देखिए आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, कहां पे दिया गया है? ऑप्शन डी पे, तो सही उत्तर हो जाएगा 15 का आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। यहां पे कह रहा है हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर? हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, मतलब अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन है बीरबल साहब थे, कि मान सिंह, की टोडरमल, की अबुल फजल? जल्दी से बता देंगे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। 16 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा गया है, तो राजा टोडरमल जी थे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हु रोट अकबरनामा, मतलब अकबरनामा की रचना किसने की? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने। कहां पे दिया गया है? तो यहां पे देखिए ऑप्शन डी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? जानते हैं कुतुब मीनार जो है 2-3 राजा के मतलब कि शासन काल में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन कह रहा है कि किसने स्टार्टेड, मतलब किसने जो है इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था कुतुब मीनार का? आपसे प्रश्न पूछा गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। रटते चलिएगा, मैं 50 जो होता है ना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको कवर कराने का प्रयास करूं। एग्जाम में काफी कम समय है, तो इसमें से अभी इसमें से जो भी मैं क्लास चलाऊंगा मैं प्रयास करूं कि बस आप कभी भी क्लास हो देखे पूरा याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो बस अपने को इतना पढ़ लेना है कि 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग के क्लास से सीधे सीधे पूछा जाए, ताकि हिस्ट्री में अपना 50 ऑब्जेक्टिव बनाए, 15 लघु उत्तरीय, 4 दीर्घ उत्तरीय, बस इतना जो विद्यार्थी जान गया हिस्ट्री में उनका 100 में 100 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जल्दी से इसका उत्तर देंगे और याद करते चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक सही उत्तर हो जाएगा। करें आपसे अगला प्रश्न,
कि जजिया किससे लिया जाता था। तो जजिया जो है वो हिंदुओं से लिया जाता था, एक धार्मिक रूप का कर था, ठीक है, जो धर्म यात्राओं वगैरह पे लगाया जाता था या उनके पर्व त्योहार पे। तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए क्या होगा, जिमियो से, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन डी, जजिया। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध सभी हम लोग पढ़ते हैं, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में, अर्थात कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत, हरियाणा का जो पानीपत जगह है वहां पे, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और कब हुआ था, तो 1526 में। इसमें बाबर पराजित हुआ था कि इब्राहिम लोदी, ये आपका होमवर्क है, आप जब भी क्लास को देखें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था सर। बहादुर शाह जफर था, जिसने 1857 के क्रांति में भी बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, और उसी क्रांति में पकड़ा जाता है अपने महल में, और उसके साथ साथ इसको रंगून जेल अंग्रेजों ने भेज दिया, और रंगून जेल में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन हो जाएगा सही उत्तर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका 21 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न आपसे, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का, हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर। जो दक्षिण, जो भारत का मतलब कि दक्षिण भारत के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वहां के राजाओं के बारे में, वहीं पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी आप पढ़े होंगे। तो कह रहा है इसका सबसे महानतम शासक कौन था, कृष्णदेव राय थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। हम्पी इज रिलेटेड विथ विच स्टेट। हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वहीं जो विजयनगर काले का कृष्णदेव राय का नाम आ रहा है, तो वहीं विजयनगर साम्राज्य से ये भी हम्पी संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, यहां पे देखेंगे, कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है, विरूपाक्ष टेम्पल है, वो कहां पे स्थित है। 24 नंबर प्रश्न पे यही पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो उसी हम्पी में, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी रिलेटेड है, और हम्पी में क्या है सर, तो विरूपाक्ष मंदिर है विश्व प्रसिद्ध, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका, हम्पी। चलिए क्लियर, समझ रहे, याद जरूर कर लीजिएगा क्लास तक, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए तो आपको इसको गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पे क्या पूछा गया, 25 नंबर कह रहा है आपसे कि वीरशैव जो था, मतलब जो लिंगायत आंदोलन शुरू हुआ था, उसके जनक कौन माने जाते हैं। लिंगायत आंदोलन के जनक जो है कौन माने जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बासवानन माने जाते हैं, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 25 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, 26 नंबर कह रहे आपसे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत की बात हो रहा है, उसमें भक्ति आंदोलन तो रामानंद ने किया था, जो कबीर के गुरु माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है आपके 26 नंबर प्रश्न का। चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है। बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ विच सेंट्स। तो किस संत का उपदेश है बीजक में, तो कबीर का, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आज के क्लास में जो हर साल पूछा गया प्रश्न वही मैं करा रहा हूं, जो हमेशा रिपीट होते रहता है। यहां पे देखिए कह रहा है आपसे कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था, मतलब मार्को पोलो किस कंट्री से बिलोंग्स करता था, कहां का निवासी था, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इटली का था, तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में हुई है। किताब उल हिंद वाज रिटन इन व्हिच लैंग्वेज, तो अरबिक, ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। किताब उल हिंद की रचना अरबिक भाषा में हुई है, तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 30 नंबर यहां पे ए रहा, कह रहा है आपसे टैवर्नियर किसके शासन काल में भारत आया था। जो वर्नियर के नाम से भी इसको आप मतलब कि बुक में कहीं पे पढ़े होंगे, उसी को लिखा है टैवर्नियर, किसके शासन काल में आया था। तो जब उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था शाहजहां वगैरह में, तभी ये आया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड। काफी बहुआ टाइप प्रश्न आपसे पूछा गया, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, 31 का उत्तर देंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका 1600 ईस्वी में स्थापना पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर कह रहा है आपसे
किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था शुरू हुआ था उसका शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामिन ई कुह क्या था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। दामिन ई कुह क्या था? भूभाग था। क्या था? भूभाग था। तो ऑप्शन ए आपका 33 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा और पूरा प्रश्न रट जरूर जाइएगा, तभी इससे कुछ आपको बेनिफिट होगा। कर अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू किया गया था? तो ये बंबई में, उस समय मुंबई का नाम बंबई था, तो बंबई में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो 34 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए 35 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई, जिसे काफी लोग मतलब कि काफी इतिहासकार इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, और काफी इतिहासकार इसे जो है एक सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कानपुर में जो आपका छावनी था एक, जहां से मंगल पांडे के द्वारा एक क्रांति की शुरुआत हुआ था, तो इसीलिए काफी लोग इसको सिर्फ सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 35 नंबर प्रश्न में आपसे यही पूछा गया, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? इसके ऑथर बताना है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है किनकी रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो किनकी रचना है? अशोक मेहता की। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर याद रखेंगे, अशोक मेहता की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लखनऊ में 1857 विद्रोह की प्रमुख नेता थी, इसमें से कौन प्रमुख लीडर थे? या मतलब कि 1857 का लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रही थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ये भी काफी आसान टाइप प्रश्न, सही विद्यार्थी को मालूम होगा कि 1853 ईस्वी में आपके जो थाने और मुंबई के बीच में पहली बार रेल चलाया गया था। ऑप्शन ए 38 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, करें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण और एक आपका जानते हैं इतिहास का सबसे मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक भी है कि जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 1911, 19 आपका 11, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए 40 नंबर प्रश्न यहां पे देखेंगे, कर आपसे गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये भी 1911 में भी हुआ था। तो ऑप्शन सी 40 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, कह रहे मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, इनसे भी खूब प्रश्न पूछे जाते रहे। तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो 1906 क्या हो जाएगा? 1906 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, कह रहा है आपसे कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए 43 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर है। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो आपका 1920 में, और यहाँ पे 1930 में आपका सविनय अवज्ञा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका भारत छोड़ो। और यहाँ पे आपका जानते हैं इसको चौरा चौरी कांड वगैरह से वापस लेना पड़ा। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे प्रश्न उत्तर पे फोकस रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो सीधे सीधे उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। चलिए कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किनके द्वारा किया गया था? 45 नंबर प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने, प्रथम विश्व युद्ध में भी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से वादा किया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा, अगर हम लोग जी जाते हैं तो भारत को आजाद कर देंगे। उन्होंने नहीं किया। उसके तत्पश्चात आप जानते हैं महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में राजनीतिक उथल पथल भी होता है, और वहां पे एटली जो है उदारवादी विचार के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सबसे पहले एस्टोपल्ड क्रिप्स के नेतृत्व में
क्रिप्स मिशन को भेजते हैं कि जाकर देखिए और वहां पे संविधान वगैरह बनाने का मतलब प्रयास कीजिए। क्योंकि वहां पे आप जानते हैं क्रिप्स मिशन में कोई भी भारत के सदस्य शामिल नहीं थे, तो उसका काफी विरोध हुआ। उसके बाद फिर आया कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर आपके संविधान सभा का गठन हुआ था, और इसमें क्रिप्स भी थे लेकिन वो सदस्य थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस न थे। तो ऑप्शन सी आपका 46 का सही उत्तर है। और इसी से हम लोग का संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा हम लोग के संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, 1946 में। चलिए अगला प्रश्न कर आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपके सी राजगोपालाचारी जी थे, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न कर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में काफी समिति का गठन किया था, उसमें झंडा समिति, प्रारूप समिति, सभी अलग अलग समितियां थी, काफी ज्यादा समिति था। तो उसमें करें कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बना, तो सबसे जिसको संविधान का पूरा खाका ढांचा अर्थात कि प्रारूप तैयार करके देना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अंबेडकर साहब थे। इसी योगदान के लिए उन्हें भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 49 नंबर करे भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न होगा आज के क्लास का, 50 नंबर। कह रहा है आपसे कि भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950। 1947 में तो हम लोग आजाद हुए, और 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया, लेकिन लागू कब से किया गया? 1950 में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। ठीक है, और 1950 से चूंकि संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन से हम लोग गणतंत्र घोषित हो गए। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में से कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते हैं तो आगे महत्वपूर्ण इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं आपके लिए तैयार किया हूं, तो उसका भी हम लोग क्लास करेंगे, ताकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखिए अभी से अगर आप लोग लगातार क्लास करेंगे ना, तो इतना हम लोग पढ़ लेंगे कि 50 ऑब्जेक्टिव पर सीधे सीधे क्लास से आए, 15 लघु उत्तरी और 4 दीर्घ उत्तरी, इतना ही बनाना एग्जाम में। आपका हिस्ट्री में जितना अच्छा से तैयारी करके जाएंगे पूरा 100 में 100 लड़ जाएगा। आप जितना अच्छा से लिख कराएंगे उतना ही अंक आपको मिलेगा। तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बताइएगा 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी क्लास आते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।